वाह, ये बूढ़ी लोमड़ी अपनी जगह नहीं छोड़ेगी क्या? दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सुबह की पहली ट्रेन में जो गुड़गांव की ओर जा रही थी, एक खाली डिब्बे में एक आदमी की कक्ष चीख गूंज उठी। उसकी बांह पर एक खतरनाक कोबरा का टैटू बना हुआ था और उसकी आंखें शराब के नशे में लाल होकर चमक रही थी। उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। वरिष्ठ नागरिकों की सीट पर बैठी पार्वती अम्मा एक पल के लिए सहम गईं। 70 साल की उम्र पार कर चुकी पार्वती अम्मा के लिए इस समय मेट्रो से सफर करना रोज की बात थी, लेकिन इस तरह का खतरा उनके लिए नया था। मैं वरिष्ठ नागरिकों की सीट पर बैठी हूं, बेटा। मेरी उम्र भी हो गई है और मेरे हाथ में भारी सामान भी है। पार्वती अम्मा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी हिम्मत भी थी जो उन्हें पीछे हटने से रोक रही थी। उनके हाथ में स्टील का एक बड़ा डिब्बा था जो उनकी बेटी के घर ताजा बिरयानी ले जाने का प्रतीक था। एक ऐसी परंपरा जिसे वह कई सालों से निभा रही थी। अपनी बेटी, दामाद और खासकर अपनी प्यारी पोती को अपने हाथ की बनी बिरयानी खिलाने की इच्छा ही हर हफ्ते उन्हें इस सुबह की मेट्रो में ले आती थी। बुढ़िया, अक्ल तो होनी चाहिए। जमाना कैसा है और तू मुझसे जबान लड़ा रही है, उस आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। और फिर चट्टाक की आवाज के साथ उसका हाथ पार्वती अम्मा के गाल पर जोर से पड़ा। एक तीखी आवाज शांत मेट्रो के डिब्बे में गूंज उठी और पार्वती अम्मा सदमे से बिरयानी का डिब्बा हाथ से छोड़ बैठी। धड़ाम की आवाज के साथ डिब्बा जमीन पर गिरकर खुल गया और खुशबूदार चावल और मांस के टुकड़े चारों ओर फर्श पर बिखर गए। बिरयानी की नमकीन महक शराब की गंध के साथ मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। पार्वती अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से मार नहीं खाई थी, न अपने पति से, न अपने बच्चों से। लेकिन आज एक अनजान नौजवान ने, वह भी इतने सारे लोगों के सामने, उन पर हाथ उठाया था। उनका गाल तुरंत जलने लगा और कानों में सांगे सांगे की आवाज होने लगी। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। फिर भी वह सहज रूप से जमीन पर बिखरी बिरयानी को इकट्ठा करने लगे। कांपते हाथों से एक एक चावल का दाना उठाते हुए पार्वती अम्मा की हालत बहुत दयनीय लग रही थी। आंसू चुपचाप बहकर उनकी झुर्रियों वाले गालों पर आ गए। उस पल मेट्रो के डिब्बे में मौजूद सभी यात्री चुप थे। कोई भी आगे नहीं आया। वे या तो चुपचाप अनजान बने रहे या डर के मारे अपना मुंह फेर लिया। कभी कभी कुछ तिरछी नजरें महसूस होती थीं, लेकिन उनमें हमदर्दी या दया नहीं थी, केवल उदासीनता और टाल मटोल थी। पार्वती अम्मा का दिल गाल के दर्द से ज्यादा लोगों की बेरुखी से दुखी था। उन्हें क्यों यह सब सहना पड़ रहा था? क्यों इस उम्र में एक अनजान व्यक्ति से ऐसा अपमान झेलना पड़ रहा था? यह उनकी समझ से बाहर था। समय बीतता गया और जब मेट्रो अपनी मंजिल पर पहुंची तो पार्वती अम्मा धीरे धीरे उतर गईं। बिरयानी का डिब्बा पकड़े हुए उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे और उनका गाल सूज कर लाल हो गया था, जिस पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। टूटे हुए डिब्बे के ढक्कन से बिरयानी का तेल रीस रहा था, लेकिन पार्वती अम्मा को अब इसकी परवाह नहीं थी। उनके दिल पर लगा जख्म कहीं ज्यादा गहरा था। उस शाम पार्वती अम्मा अपनी बेटी सुनीता के घर पर हमेशा की तरह रात का खाना बना रही थी, लेकिन उनके बाएं की सूजन अभी भी वैसी ही थी और कभी कभी उनके हाथ हल्के से कांपने लगते थे। जब भी वह आईना देखती, उंगलियों के निशान साफ नजर आते, लेकिन वह जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती। वह अपनी बेटी और दामाद राहुल को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह इस अपमानजनक याद को दबा देना चाहती थी। मां, आपके चेहरे पर यह क्या हुआ? ऑफिस से लौटकर दरवाजा खोलते ही बेटी सुनीता ने अपनी मां का चेहरा देखकर हैरानी से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कहीं चोट लग गई क्या? पार्वती अम्मा ने हाथ हिलाते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ बेटी, दरवाजे से जरा सा टकरा गई थी। बुढ़ापे में गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में दर्द था जो कभी भी टूट सकती थी। सुनीता को शक हुआ, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि उसकी मां उसे चिंता में नहीं डालना चाहती। लेकिन तभी दरवाजा फिर से खुला और कोई अंदर आया। नानी, मैं आ गई, एक जानी पहचानी
और दमदार आवाज सुनकर पार्वती अम्मा चौंक गईं। यह एक अप्रत्याशित यात्रा थी। सेना की वर्दी में जो शख्स अंदर आया था वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पोती मेजर अंजलि शर्मा थी। भारतीय सेना की सबसे चिंगिंग विशेष बल पैरा एसएफ विशेष बल में सेवारत मेजर अंजलि शर्मा वह अचानक छुट्टी लेकर घर आई थी। अंजलि लंबी और चौड़े कंधों वाली थी जिस पर सेना की वर्दी बहुत जंच रही थी। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा पैनापन और शरीर में एक नई मजबूती थी जो पैरा एसएफ के कठोर प्रशिक्षण का प्रमाण था। माँ, नानी, मैं अचानक छुट्टी पर आ गई हूं। कल तक ही रुकूंगी, फिर वापस जाना है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए परिवार का स्वागत किया, लेकिन उसकी नजरें तुरंत पार्वती अम्मा के चेहरे पर जाकर टिक गईं। पैरा एसएफ में प्रशिक्षित अंजलि की आंखों ने वह देख लिया जो आम लोग नहीं देख पाते। नानी के गाल पर सूजन, उंगलियों के निशान का आकार और उनके झुके हुए कंधे और उदास आंखें। मेजर अंजलि शर्मा ने तुरंत समझ लिया कि यह चोट दरवाजे से टकराने से नहीं लगी है। नानी, आपके चेहरे पर यह क्या हुआ? अंजलि की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। पैरा एसएफ के एक कमांडर की नेंगचरहाम और अपनी प्यारी नानी के लिए चिंता का मिलाजुला रूप था। किसने किया यह? पार्वती अम्मा घबरा गईं। अपनी पोती की पैनी नजरों के सामने वह झूठ नहीं बोल सकी। नहीं, बस गलती से। नानी, मुझसे झूठ मत बोलिए। अंजलि अपनी नानी के पास गई और ध्यान से उनके चेहरे को देखा। सेना के प्रशिक्षण से उसकी नजरें चोट के प्रकार और कारण को सटीक रूप से पहचानने में माहिर थीं। यह किसी के हाथ से जोर से मारे जाने का निशान है। आकार और कोण को देखते हुए यह एक वयस्क पुरुष का हाथ है और काफी ताकत से मारा गया है। अंत में पार्वती अम्मा को सब कुछ बताना पड़ा। उन्होंने मेट्रो में हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया, कैसे वह वरिष्ठ नागरिकों की सीट पर बैठी थीं और कैसे तैतू वाले एक आदमी ने आकर उन्हें सीट खाली करने के लिए कहा और मना करने पर उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया। यह सब सुनते हुए मेजर अंजलि शर्मा का चेहरा सख्त होता गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और उंगलियों के पोर सफेद हो गए। वह आदमी कौन था? कैसा दिखता था? अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। यह उसकी प्यारी और विनम्र पोती का रूप नहीं था। उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थी। अंजलि, बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर दे। मैं ठीक हूं। अगर मैं इस मामले में पट गई तो क्या होगा? तू एक फौजी है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पार्वती अम्मा ने कांपते हाथों से अपनी पोती का हाथ पकड़ा। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से अंजलि किसी मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन मेजर अंजलि शर्मा के मन में एक अनकंट्रोलेबल गुस्सा उबल रहा था। पैरा एसएफ की एक मेजर के रूप में उसने देश और उसके नागरिकों की रक्षा करने की शपथ ली थी। उस शपथ में कमजोरों की रक्षा करना और न्याय दिलाना भी शामिल था। यह तथ्य कि उसकी अपनी नानी पर हमला हुआ और किसी ने मदद नहीं की, उसकी सैनिक आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ गया था। उस रात अंजलि सो नहीं पाई। नानी के साथ जो हुआ वह उसके दिमाग में घूमता रहा। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाना, वह भी वरिष्ठ नागरिकों की सीट पर बैठी हुई, यह एक अक्षम्य और घिनौना काम था। पैरा एसएफ में उसने सिर्फ लड़ना नहीं सीखा था, उसने सीखा था कि कमजोरों की रक्षा करना और न्याय दिलाना एक सैनिक का सबसे बुनियादी कर्तव्य और भावना है। और अब उसका अपना सबसे कीमती परिवार उस न्याय के अंधेरे कोने में हिंसा का शिकार हुआ था। उसके पास अब हिचकिचाने का कोई कारण नहीं था। उसका गुस्सा एक ठंडे संकल्प में बदल रहा था। उसके सीने में एक सैनिक की आत्मा जलने लगी थी। अगली सुबह मेजर अंजलि शर्मा चुपचाप उठी। उसकी नानी पार्वती अम्मा अभी भी सुबह की पहली ट्रेन पकड़ने की तैयारी कर रही थी। बेटी सुनीता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पार्वती अम्मा की जिद के आगे वह हार गई। अंजलि अपनी नानी के पास गई। नानी, आज मैं आपके साथ चलूंगी। क्यों? तुम तो छुट्टी पर हो, थक जाओगी। मुझे आपकी चिंता है। कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगी। अंजलि के दृढ़ लेकिन गर्मजोशी भरे शब्दों के आगे पार्वती अम्मा ने हार मान ली। नानी और पोती एक साथ मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़ी। वे उसी समय उसी डिब्बे में चढ़ी। मेजर अंजलि शर्मा ने सादे कपड़े पहने हुए थे,
लेकिन उसका सधा हुआ शरीर, पैनी नजरें और हर पल हरकत के लिए तैयार रहने की मुद्रा एक पैरा एसएफ कमांडर की उपस्थिति को छिपा नहीं पा रही थी। उसने आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया और कल की घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगी। उसने बगल में बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला से धीरे से पूछा, आंटी जी, क्या आपने कल इस समय इस डिब्बे में एक बुजुर्ग महिला को मार खाते हुए देखा था? वह महिला एक पल के लिए सहम गई और फिर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कल की यादों की वजह से शर्मिंदगी और डर का मिला जुला भाव था। हाँ बेटा, देखा था, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। वे लोग बहुत डरावने थे। वे कैसे दिखते थे? आपको कुछ याद है? अंजलि के सवाल पर महिला ने याद करने की कोशिश की। 4 लोग थे, सबके शरीर पर टैटू थे और वे बहुत खतरनाक लग रहे थे। जिसने उस अम्मा को मारा था, उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा कोबरा का टैटू था और वे लोग शेर गैंग जैसी कोई बात कर रहे थे। शेर गैंग। अंजलि ने यह नाम याद कर लिया। पैरा एसएफ में सूचना एकत्र करने के प्रशिक्षण के दौरान उसने ये नाम सुना था। दिल्ली एएनसीआर में सक्रिय एक मध्यम आकार का गुंडा गिरोह। जब मेट्रो अपनी मंजिल पर पहुंची तो अंजलि का संकल्प और दृढ़ हो गया। नानी को बेटी के घर छोड़ने के बाद अकेले लौटते समय उसने अपना फोन निकाला। उसने पैरा एसएफ में अपने साथ प्रशिक्षण ले चुके एक सीनियर से संपर्क किया। सर, मैं अंजलि बोल रही हूं। फोन पर दूसरी तरफ से समीर की आवाज आई। समीर वह भरोसेमंद सीनियर था जिसके साथ अंजलि ने लेफ्टिनेंट के तौर पर कई विशेष मिशनों में काम किया था और जो अब एक निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करता था जिसके पास एक व्यापक सूचना नेटवर्क था। अंजलि, क्या हुआ? तुम मेजर होकर मुझे फोन कर रही हो? जरूर कोई बड़ी बात होगी। मेरी नानी पर कुछ गुंडों ने हमला किया है। लगता है वे शेर गैंग के लोग हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ जानकारी निकाल सकते हैं? समीर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, शेर गैंग। वे आजकल मेट्रो में लूटपाट कर रहे हैं। मैं जानकारी निकालता हूं, लेकिन अंजलि, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। यह अब हमारा काम नहीं है। वे हैव सम मिन। ठीक है सर, लेकिन यह मेरी नानी का मामला है। अंजलि का मन तय हो चुका था। वह अपनी नानी पर हाथ उठाने वालों को यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। पैरा एसएफ में उसने जो सीखा था वह था न्याय दिलाना और कमजोरों की रक्षा करना, और अब वही करने का समय आ गया था। अपनी यूनिट में वापस जाने वाली ट्रेन में उसने एक योजना बनाना शुरू कर दिया। शेर गैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, अपनी नानी पर हाथ उठाने वाले उस आदमी को ढूंढना और फिर कानूनी दायरे में रहकर उसे ऐसी सजा देना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक पैरा एसएफ मेजर की नेंगचरहाम और उत्कृष्ट सूचना विश्लेषण क्षमता अब काम पर लग चुकी थी। यूनिट में लौटने के बाद अंजलि असामान्य रूप से चुप थी। सहकर्मी बात करते तो वह संक्षिप्त जवाब देती और कठोर प्रशिक्षण के बावजूद उसका ध्यान कहीं और था। लंच के समय अंजलि अकेले एक कोने में जाकर अपना फोन निकाला। समीर का संदेश आया था। अंजलि, शेर गैंग की जानकारी मिल गई है। गिरोह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वे गुड़गांव के क्लबों के आसपास सक्रिय हैं। उनका सरगना विक्रम सिन्हा नाम का एक आदमी है जो मेट्रो में लूटपाट और बूढ़ों से धोखाधड़ी जैसे घिनौने काम करता है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मैंने उसकी तस्वीर भी भेजी है, देख लो। अंजलि ने भेजी गई तस्वीर को देखते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। ये वही आदमी था, उसकी नानी पर हाथ उठाने वाला कोबरा टैटू वाला आदमी विक्रम सिंह। उसका चेहरा, उम्र और क्रूर आंखें, सब कुछ नानी के बताए हुलिये से मेल खा रहा था। विक्रम सिंह 52 वर्ष, शेर गैंग का सरगना, मारपीट, लूटपाट और धोखाधड़ी के लिए कई बार जेल जा चुका था, लेकिन हर बार जमानत पर या छोटी मोटी सजा के बाद छूट जाता था। संदेश के नीचे लिखे उसके संक्षिप्त प्रोफाइल को पढ़ते हुए अंजलि का गुस्सा और बढ़ गया। ऐसा कच्चरा। उसने दांत भींचे, लेकिन साथ ही उसका तर्क भी काम कर रहा था। पैरा एसएफ में सीखी गई सूचना एकत्र करने और ऑपरेशन की योजना बनाने की क्षमता अब काम आ रही थी। अंजलि को और विस्तृत जानकारी चाहिए थी। उसने यूनिट के आंतरिक सूचना नेटवर्क का उपयोग करके विक्रम सिंह और शेर गैंग के बारे में गहराई से जांच शुरू कर दी। सेना की खुफिया इकाई में काम करने वाले एक सीनियर के माध्यम से
वह पुलिस डेटाबेस तक पहुंचने में सफल रही और निजी सूचना एजेंसियों में काम करने वाले पूर्व सैनिकों के माध्यम से वास्तविक समय की जानकारी भी एकत्र की। जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। विक्रम सिंह सिर्फ एक गुंडा नहीं था। पिछले कुछ सालों में दिल्ली मेट्रो में वरिष्ठ नागरिकों के साथ लूटपाट और मारपीट की 250 से ज्यादा घटनाएं हुई थीं और सभी विक्रम सिंह से जुड़ी थी। लेकिन ज्यादातर पीड़ित बुजुर्ग होने के कारण ठीक से रिपोर्ट नहीं कर पाते थे और अगर रिपोर्ट करते भी थे तो सबूतों के अभाव में मामला आगे नहीं बढ़ पाता था। विक्रम सिंह इसी का फायदा उठाकर कानून से बचाता आ रहा था। अंजलि ने विक्रम सिंह की जीवन शैली का भी पता लगा लिया। वह ज्यादातर गुड़गांव वाव के क्लबों में सक्रिय रहता था और सुबह मेट्रो से घर लौटता था। खासकर वह येलो लाइन पर वरिष्ठ नागरिकों की सीट का अक्सर इस्तेमाल करता था और गहराई से जांच करने पर पता चला कि उसे वरिष्ठ नागरिकों की सीट को लेकर एक अजीब सा जुनून और कोई खास याद जुड़ी हुई थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी अंजलि का इंतजार कर रही थी। विक्रम सिंह के जन्म रिकॉर्ड की जांच करते हुए अंजलि ने एक अविश्वसनीय तथ्य खोज निकाला। विक्रम सिंह का जन्म स्थान और उसकी नानी पार्वती अम्मा का पुराना निवास स्थान एक ही था। वह भी ठीक उसी समय का, जैसे कि भाग्य के धागे किसी अजीब तरह से उलझे हुए हों। अंजलि का दिल धड़क उठा। कहीं ऐसा तो नहीं एक शक उसके दिमाग में कौन गया। अंजलि ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और अपनी नानी को फोन किया। नानी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपने कभी मेरी मां सुनीता के अलावा किसी और बच्चे को जन्म दिया था? फोन पर लंबी खामोशी छा गई। इस दमघोंटू सन्नाटे में अंजलि अपनी नानी की कांपती हुई सांसों को सुन सकती थी। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पार्वती अम्मा की आवाज में एक छिपा हुआ डर और दुख था। नानी, प्लीज मुझे सच बताइए, मुझसे कुछ मत छिपाइए। अंजलि की विनती भरी आवाज सुनकर पार्वती अम्मा ने एक गहरी सांस ली और सच उगल दिया। हाँ, एक था। तुम्हारी मां से 5 साल पहले एक बच्चा हुआ था। पार्वती अम्मा की आवाज धीमी होती गई, जैसे वह किसी पुरानी दर्दनाक याद को कुरेद रही हो। तब मैं मजबूर थी। शादी से पहले पैदा हुए बच्चे को मैं पाल नहीं सकती थी। मुझे उसे एक अनाथालय में छोड़ना पड़ा। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ ले रही थी। उस बच्चे का नाम क्या था? विक्रम। मैंने उसका नाम विक्रम रखा था। मेजर अंजलि शर्मा के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सिर से पांव तक एक सिहरन दौड़ गई। जिस गुंडे ने उसकी नानी को मारा था वह कोई और नहीं बल्कि उसका सगा मामा था, विक्रम सिंह। अंजलि ने इस अविश्वसनीय सच्चाई पर अपने होंठ काट लिए। जैसे आसमान उस पर टूट पड़ा हो, ऐसा सदमा और भ्रम उसे घेर रहा था। नानी, क्या वाह वही आदमी था जिसने आपको मेट्रो में मारा था? हाँ, वह मेरा ही बच्चा है जिसे मैंने छोड़ दिया था। पार्वती अम्मा की आवाज में असीम दुख और आत्मग्लानि थी। और फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मैं उसे कुछ साल पहले से जानती थी। एक दिन सड़क पर अचानक दिख गया था। बचपन का चेहरा अभी भी वैसा ही था, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा सकी। मेरा क्या हक था? अंजलि का दिमाग उलझ गया। जिस दुश्मन से वह बदला लेने की योजना बना रही थी वह उसकी नानी का सगा बेटा और उसका अपना मामा था। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक दुखद और उलझा हुआ रिश्ता था। लेकिन साथ ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। अपनी सगी मां को मारना यह और भी अक्षम्य था। चाहे उसे छोड़ दिया गया हो, लेकिन अपनी जन्म देने वाली मां पर हाथ उठाना एक ऐसा पाप था जो कोई इंसान नहीं कर सकता था। तो इसीलिए आपने रिपोर्ट नहीं की? अंजलि की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं अपने ही बच्चे के खिलाफ कैसे रिपोर्ट करती? मेरी ही गलती है कि वह ऐसा बन गया। यह मेरे पापों की सजा है। पार्वती अम्मा खुद को ही कोस रही थीं। जीवन भर का अपराध बोध उनके कंधों पर भारी पड़ रहा था। नानी, अंजलि की आवाज दृढ़ थी। आपने उसे किसी भी कारण से अनाथालय में छोड़ा हो, यह उसे आप पर हाथ उठाने का हक नहीं देता। परिवार होने के नाते तो उसे और भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी कारण हिंसा को सही नहीं ठहरा सकता।
पार्वती अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह भी बेचारा है, छोटी उम्र में अनाथालय में पला बढ़ा, कितना अकेला और दुखी रहा होगा। अगर मैं उसके साथ होती, उसे प्यार से पालती, तो वह ऐसा नहीं बनता। नानी की आवाज में जीवन भर का पछतावा था, लेकिन अंजलि अपनी नानी की बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह अपने मामा के गुस्से को समझ सकती थी, लेकिन उसके कृत्य को माफ नहीं कर सकती थी। यह व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता का सवाल था। पैरा एसएफ की एक मेजर के रूप में वह इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फोन रखने के बाद अंजलि और भी उलझन में थी, लेकिन साथ ही उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। विक्रम सिंह, चाहे उसकी नानी का बेटा हो या ना हो, एक बुजुर्ग महिला पर हमला करना एक अक्षम्य अपराध था, और अपनी ही मां को मारना तो और भी अक्षम्य था। उसके मन में ठंडे गुस्से के साथ साथ इस उलझे हुए रिश्ते को सुलझाने और सच्चे न्याय को स्थापित करने की पैरा एसएफ की भावना मजबूती से घर कर गई थी। मेजर अंजलि शर्मा ने अपनी योजना में बदलाव करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ बदलाव नहीं था, उसे विक्रम सिंह को यह एहसास दिलाना था कि उसने क्या गलत किया है, और उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह फिर कभी किसी निर्दोष बुजुर्ग को परेशान ना कर सके। यह सिर्फ नानी का बदला नहीं था, बल्कि विक्रम सिंह नामक एक इंसान के जीवन को सही रास्ते पर लाने और समाज में न्याय स्थापित करने का काम था। उस रात मेजर अंजलि शर्मा ने अपने रिटायर हो चुके सीनियर्स को फिर से फोन किया। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गंभीरता थी। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। न्याय करने का समय आ गया है। भारत की सबसे जिंगिंग विशेष बल पैरा एसएफ के पूर्व सैनिकों का एक अनौपचारिक नेटवर्क चुपचाप सक्रिय हो गया। 2 दिन बाद अंजलि ने अपनी यूनिट से विशेष छुट्टी के लिए आवेदन किया। उसने आवेदन पत्र में लिखा, पारिवारिक आपातकाल। यह झूठ नहीं था। नानी का मामला वाकई एक पारिवारिक स्थिति थी, बस यह उसके कमांडिंग ऑफिसर की सोच से थोड़ी अलग तरह की स्थिति थी। छुट्टी मिलते ही अंजलि दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में अंजलि ने समीर से मिले संदेश की जांच की। समीर ने शेयर गैंग के संगठनात्मक ढांचे और प्रमुख सदस्यों की विस्तृत जानकारी भेजी थी। अंजलि, शेयर गैंग का पूरा चार्ट मिल गया है। विक्रम सिंह बॉस है और उसके नीचे 3 खास गुर्गे हैं, ओम प्रकाश, कारण में हरा और चिराग गुप्ता। ये सभी पुराने अपराधी हैं और विक्रम के साथ मेट्रो में लूटपाट में शामिल रहे हैं। हम उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और उनकी कमजोरियों का भी पता लगा लिया है। वे किस तरह के अपराधों में शामिल हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, सब कुछ विस्तार से पता चल गया है, ताकि तुम्हारी योजना में मदद मिल सके। अंजलि ने सिर हिलाया। पैरा एसएफ में उसने जो सीखा था, उनमें से एक था अपने दुश्मन को जानो। विक्रम सिंह और शेयर गैंग के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी, मिशन के सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। उसने समीर द्वारा भेजे गए दस्तावेजों का बारीकी से विश्लेषण किया। संगठन की संरचना, प्रत्येक सदस्य की भूमिका, उनके मुख्य ठिकाने और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी कमजोरियां। एक पैरा एसएफ मेजर के रूप में उसका काम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति बनाना था। दिल्ली पहुंचकर अंजलि सीधे अपनी नानी के घर गई। पार्वती अम्मा यह सुनकर चिंतित हो गईं कि अंजलि ने फिर से छुट्टी ले ली है। तुम बार बार छुट्टी लोगी तो यूनिट में लोग क्या कहेंगे? आप चिंता मत कीजिए नानी, मैं सब संभाल लूंगी। अंजलि ने नानी को शांत किया, लेकिन पार्वती अम्मा अपनी पोती के असली इरादे को समझ रही थीं। उनकी पोती की आंखें पहले जैसी नहीं थीं। वे ठंडी और पैनी थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो, और उन आंखों में नानी के लिए गहरे प्यार के साथ साथ अन्याय को बर्दाश्त न करने का एक मजबूत संकल्प भी था। अंजलि, क्या तुम विक्रम की वजह से यह सब कर रही हो? नानी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जो भी करूंगी कानून के दायरे में रहकर करूंगी, और मैं उसे उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। उस रात 9 बजे अंजलि दिल्ली के एक कैफे में समीर और एक और व्यक्ति से मिली। वह था रोहन देसाई। वह भी पैरा एसएफ का पूर्व सैनिक था और अब एक निजी सुरक्षा एजेंसी का मालिक था, जिसके पास व्यापक सामाजिक नेटवर्क और सूचना की शक्ति थी। अंजलि, बहुत दिनों बाद मिली, लेकिन यह मामला थोड़ा खतरनाक हो सकता है। क्या तुम वाकई ठीक रहोगी?
हम सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हो सकते, रोहन ने चिंतित होकर पूछा। पैरा एसएफ का उनका अनुभव उन्हें किसी भी गैरकानूनी काम में पड़ने से रोकता था। सर, उन लोगों ने मेरी नानी पर हाथ उठाया है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, और हम सीधे तौर पर हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कानूनी तरीकों से उन्हें इस तरह घेरेंगे कि वे खुद ही ढह जाएंगे। अंजलि की आवाज दृढ़ थी, उसकी आंखों में एक अटूट संकल्प था। रोहन ने मेज पर एक टैबलेट रखा और स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर शेर गैंग का पूरा संगठनात्मक चार्ट विस्तार से बना हुआ था। यह शेर गैंग का चार्ट है। विक्रम सिंह बॉस है और उसके नीचे 3 खास गुर्गे हैं, ओम प्रकाश, करण मेहरा और चिराग गुप्ता। उनकी मुख्य आय क्लबों से हफ्ता वसूली, मेट्रो में लूटपाट और वरिष्ठ नागरिकों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी है। बहुत ही नीच लोग हैं। रोहन की आवाज में घृणा थी। अंजलि ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। विक्रम सिंह की गतिविधियां, उसके गुर्गों की भूमिकाएं, उनके अक्सर आने जाने की जगहें, सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ था। यह पैरा एसएफ में अनगिनत बार की गई मिशन ब्रीफिंग जैसा ही था। यह जानकारी आपको कैसे मिली? हमारी एजेंसी क्लबों में सुरक्षा का काम करती है, इसलिए यह जानकारी स्वाभाविक रूप से मिल गई। यह सब कानूनी रूप से प्राप्त जानकारी है, इसलिए चिंता मत करो, समीर ने कॉफी का एक घूंट पीते हुए कहा। अंजलि, क्या यह सच है कि विक्रम सिंह तुम्हारी नानी का बेटा है? हाँ, मैंने पुष्टि कर ली है। नानी ने खुद स्वीकार किया है और जन्म रिकॉर्ड भी मेल खाते हैं। तो मामला और भी पेचीदा है। वह तो परिवार का सदस्य है। रोहन के चेहरे पर एक जटिल भाव आया। परिवार का सदस्य है, इसीलिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। अंजलि की आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा था। अपनी ही मां को कौन मारता है, वह भी एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को? परिवार को तो एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, है ना? रोहन और समीर ने सिर हिलाया। अंजलि सही कह रही थी। खून का रिश्ता अपराध को छिपा नहीं सकता था, बल्कि यह अपराध को और भी बड़ा बना देता था। सही कहा। तो चलो योजना बनाते हैं। मेरे ख्याल से हमें सिर्फ विक्रम सिंह को निशाना बनाना चाहिए, रोहन ने सावधानी से सुझाव दिया। एक गिरोह के सरगना से भिड़ना खतरनाक हो सकता था। नहीं, मैं पहले उसके गुर्गों को खत्म करना चाहती हूं, और विक्रम को सबसे आखिर में। वे लोग भी मेरी नानी को मारते समय उसके साथ थे, इसलिए उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। अंजलि ने अपनी विस्तृत योजना समझानी शुरू की। पहला निशाना ओम प्रकाश है। वह विक्रम का दाहिना हाथ है। अगर हम उसे निष्क्रिय कर देते हैं तो गिरोह हिल जाएगा। समीर और रोहन मेजर अंजलि शर्मा की विस्तृत योजना से प्रभावित हुए। उसकी रणनीति सिर्फ ताकत से मुकाबला करने की नहीं थी, यह दुश्मन की कमजोरियों को सटीक रूप से पहचानने, कानूनी दायरे में रहकर काम करने और फिर भी एक घातक प्रहार करने की पैरा एसएफ की शैली थी। एक उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध का मिश्रण। लेकिन अंजलि, तुम उन्हें सजा कैसे दोगी? हम सीधे तौर पर उन्हें मार तो नहीं सकते, यह हमारा तरीका नहीं है। रोहन के सवाल पर अंजलि के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। सर, क्या आप भूल गए कि हमने पैरा एसएफ में क्या सीखा है? शारीरिक हिंसा ही सजा का एकमात्र तरीका नहीं है। अंजलि ने टैबलेट की स्क्रीन को स्वाइप करते हुए समझाया। ओम प्रकाश पर फिलहाल रियल एस्टेट धोखाधड़ी का मामला चल रहा है, लेकिन सबूतों के अभाव में उस पर मुकदमा नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर कोई निर्णायक सबूत मिल जाए तो वह सबूत हम देंगे। समीर की आंखें चमक उठी। हाँ, हम कानूनी रूप से एकत्र किए गए सबूत पुलिस को देंगे। और करण मेहरा क्लबों में ड्रग्स का कारोबार करता है, इसकी भी रिपोर्ट की जा सकती है। अंजलि की योजना विस्तृत और अचूक थी। सीधी हिंसा के बजाय कानूनी सजा के माध्यम से न्याय दिलाना, यही पैरा एसएफ की मेजर अंजलि शर्मा का तरीका था। और चिराग गुप्ता का क्या करोगी? वह थोड़ा अलग लगता है, रोहन ने चिराग की प्रोफाइल देखते हुए पूछा। उसे सोशल मीडिया पर अपने अपराधों का दिखावा करने की आदत है। हम उसकी सारी पोस्ट इकट्ठा करके पुलिस को देंगे और साथ ही मीडिया को भी। हमारा मकसद उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना है। समीर ने सिर हिलाया। अच्छी योजना है। तो फिर विक्रम सिंह का क्या? अंजलि की आंखें ठंडी हो गईं। विक्रम सिंह के लिए मैंने कुछ खास सोचा है। मैं चाहती हूं कि वह अपनी नानी के साथ अपने रिश्ते को जाने और यह समझे कि उसने क्या किया है, और उसके बाद उसे कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
तीनों ने देर रात तक विस्तृत योजना पर चर्चा की। उन्होंने अपनी अपनी भूमिकाएं, सबूत इकट्ठा करने के तरीके और समय का निर्धारण किया। पैरा एसएएफ में 7 प्रशिक्षण लेने का अनुभव होने के कारण उनका तालमेल बेहतरीन था। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर ही इरादे समझ जाते थे। लेकिन अंजलि, क्या तुम्हें यकीन है इस सब के बाद तुम्हारी सैन्य सेवा पर भी असर पड़ सकता है? हम तो रिटायर हो चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अभी भी एक सेवारत मेजर हो। रोहन की चिंता पर अंजलि ने दृढ़ता से जवाब दिया, सर, हमने पैरा एसएफ में क्या सीखा है? न्याय दिलाना और कमजोरों की रक्षा करना। अब वही करने का समय है। वफादारी। एक सैनिक के रूप में मेरी अंतरात्मा और एक पोती के रूप में मेरा कर्तव्य मुझे इस मिशन का आदेश दे रहे हैं। अगले दिन से एक अनौपचारिक मिशन शुरू हो गया। मेजर अंजलि शर्मा और उसके सीनियर्स ने अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुसार तेजी से काम करना शुरू कर दिया। शेर गैंग के गुर्गों को एक एक करके निष्क्रिय करने का एक परिष्कृत ऑपरेशन दिल्ली की रात की सड़कों पर चुपचाप लेकिन तीव्रता से चल रहा था। भारत की सबसे चिंगिंग विशेष बल की एक मेजर का अपने परिवार के लिए बदला। यह सिर्फ एक बदला नहीं था, बल्कि न्याय की ओर एक पवित्र मिशन बन गया था। उसके सीने में पैरा एसएफ के प्रतीक तेंदुए की तरह तेज बुद्धि और गर्मजोशी से भरी हिम्मत जल रही थी। ऑपरेशन के पहले दिन मेजर अंजलि शर्मा दिल्ली के एक महंगे रेस्टोरेंट में ओम प्रकाश पर नजर रख रही थी। शेर गैंग का नंबर 2 और विक्रम सिंह का दाहिना हाथ ओम प्रकाश हर मंगलवार को यहां रियल एस्टेट दलालों से मिलकर अवैध सौदों पर चर्चा करता था। यह जगह निजी कमरों वाली थी, जहां बाहर की नजरें नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन अंजलि और उसकी टीम ने कुछ दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। अंजलि दूर एक मेज पर बैठी थी। वह एक आम ऑफिस जाने वाली महिला की तरह लग रही थी, लेकिन उसके कान में रोहन की सुरक्षा टीम द्वारा लगाया गया एक छोटा वायरलेस सुनने का उपकरण लगा हुआ था। ओम प्रकाश के कमरे में हो रही बातचीत सीधे उसके कानों तक पहुंच रही थी। इस बार नोएडा वाले फ्लैट का क्या हुआ? ओम प्रकाश ने एक चिकनी आवाज में दलाल से पूछा। उसकी आवाज में लालच और अहंकार भरा हुआ था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है सर। नकली दस्तावेज भी तैयार हैं और असली मालिक, जो एक बूढ़ा आदमी है, उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं है। जल्द ही हम उसे कौड़ियों के भाव में खरीद लेंगे। बहुत बढ़िया। इस सौदे से कम 52 लाख का फायदा होगा। बाकी सब कुछ सफाई से निपटा देना। अंजलि ने अपने फोन पर सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। यह सिर्फ एक साधारण रिकॉर्डिंग नहीं थी। पैरा एसएफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरण आसपास के शोर को पूरी तरह से हटा देते थे और बोलने वालों की आवाज की तरंगों का विश्लेषण करके इसे एक पुख्ता कानूनी सबूत बनाते थे। उसी समय समीर द्वारा दिए गए एक छोटे कैमरे वाले पेन को पकड़े हुए रोहन का एक कर्मचारी बगल के कमरे से दीवार में बने एक छोटे से छेद के माध्यम से ओम प्रकाश द्वारा दलाल को दिए जा रहे दस्तावेजों की तस्वीरें ले रहा था। रियल एस्टेट धोखाधड़ी के निर्णायक सबूत एक एक करके इकट्ठा हो रहे थे। ओम प्रकाश और उसके साथी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे जिस मकड़ी के जाल में दूसरों को फंसा रहे थे, वे खुद उससे भी बड़े जाल में फंस चुके थे। 1 घंटे बाद जब ओम प्रकाश संतुष्ट होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला, तो अंजलि भी चुपचाप उसके पीछे हो ली। पैरा एसएफ में सीखे गए पीछा करने के कौशल का यह एक बेहतरीन प्रदर्शन था। उसने भीड़ में खुद को पूरी तरह से छिपा लिया और ओम प्रकाश की नजरों से ओझल हो गई। ओम प्रकाश दिल्ली के एक ऑफिस बिल्डिंग की ओर गया। कागजों पर यह एक सामान्य रियल एस्टेट एजेंसी थी, लेकिन असल में यह उसके धोखाधड़ी गिरोह का मुख्यालय था। अंजलि ने इमारत के सामने एक दुकान में बैठकर दूरबीन से ऑफिस के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी। उसकी आंखें बाजे की तरह तेज थीं। सर, ओम प्रकाश अपने ठिकाने पर पहुंच गया है। वह अभी नकली दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहा है। अंजलि ने समीर को फोन करके स्थिति की जानकारी दी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें शिकार से पहले एक शिकारी का तनाव था। ठीक है, नजर बनाए रखो और आज रात पुलिस को देने के लिए सारे सबूत तैयार कर लो। एक गुमनाम मुखबिर द्वारा दिए गए इतने पुख्ता सबूतों पर पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तभी रोहन का फोन आया। अंजलि, करण मेहरा की तरफ से बड़ी खबर है। खुफिया जानकारी मिली है कि वह आज रात एक क्लब में एक बड़ी ड्रग्स डील करने वाला है।
हमारा एक आदमी मौके पर मौजूद है और वीडियो बनाने के लिए तैयार है। ये आदमी पक्का पकड़ा जाएगा। अंजलि के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आए। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। शेर गैंग नामक विशाल पेड़ की शाखाएं एक एक करके कटने लगी थीं। अब बस सड़े हुए तने को गिराने का काम बाकी था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही ओम प्रकाश के ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारा। यह छापा अंजलि की टीम द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर मारा गया था। पुलिस को ऑफिस में छिपे हुए नकली अनुबंध, मुहरेन, फर्जी फोन और पीड़ितों की सूची सब कुछ मिल गया। ओम प्रकाश अपने ऑफिस के सोफे पर सोते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह सब क्या हो रहा है? पुलिस स्टेशन ले जाते समय ओम प्रकाश चिल्लाता रहा। किसने रिपोर्ट की? क्या मेरे आसपास कोई जासूस है? उसकी चीखें हवा में खो गईं। अब बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि की टीम द्वारा दिए गए सबूत इतने स्पष्ट और निर्णायक थे कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम सिंह को जब अपने दाहिने हाथ ओम प्रकाश की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वह बहुत घबरा गया। यह कैसे हुआ? ओम प्रकाश इतना सावधान रहता था, पुलिस को कैसे पता चला? विक्रम बेचैन होने लगा। उसके दाहिने हाथ का पकड़ा जाना गिरोह के लिए एक बड़ा झटका था। उसने खुद को यह कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक बुरी किस्मत है, लेकिन उसके मन में एक अशुभ संकेत उभर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उनका गला घोंट रही हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सब के पीछे पैरा एसएफ की एक मेजर है। वह बस एक अनजाने डर में अपनी अगली चाल के बारे में सोचते हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। ओम प्रकाश की गिरफ्तारी ने शेर गैंग में पहली दरार डाल दी थी। विक्रम सिंह ने अपनी बेचैनी छिपाने के लिए बचे हुए गुर्गों पर पहले से ज्यादा सख्ती दिखानी शुरू कर दी, लेकिन इससे गिरोह में खलबली और बढ़ गई। मेजर अंजलि शर्मा की योजना का यही मकसद था। अब दूसरा निशाना क्लबों में ड्रग्स फैलाने वाला जहरीला साम करण मेहरा जाल में फंसने वाला था। ऑपरेशन का अगला चरण गुड़गांव का सबसे भव्य और गुप्त क्लब नियन था। यह करण मेहरा का मुख्य अड्डा और शेर गैंग की आय का एक प्रमुख स्रोत था। एक सेवारत सैन्य अधिकारी के रूप में अंजलि का सीधे तौर पर वहां जाना असंभव था और इसकी जरूरत भी नहीं थी। रोहन की सुरक्षा एजेंसी ही इस क्लब की सुरक्षा का काम देखती थी। उसका एक कर्मचारी प्रशांत तिवारी पैरा एसएफ का एक अनुभवी पूर्व सैनिक था, जो कई महीनों से क्लब के अंदर की जानकारी इकट्ठा करके रोहन को दे रहा था। सर, आज रात में 2:30 बजे वीआईपी कमरे में करण मेहरा ताइवान के एक गिरोह के साथ एक बड़ी डील करने वाला है। 2.5 किलो कोकीन का सौदा है। यह उसे रंगे हाथों पकड़ने का सुनहरा मौका है। प्रशांत की रिपोर्ट संक्षिप्त और सटीक थी। रोहन ने यह जानकारी तुरंत अंजलि और समीर को दी। तीनों ने वीडियो कॉल पर अंतिम योजना की जांच की। मौके पर सबूत इकट्ठा करना सबसे जरूरी है। प्रशांत जी, क्या आप सुरक्षित रूप से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे? अंजलि की आवाज में प्रशांत की सुरक्षा के लिए चिंता थी। चिंता मत कीजिए मेजर मैम। कमरे की छत में लगे छिपे हुए कैमरे और मेरे शरीर पर लगे बॉडी कैम से सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं पुख्ता सबूत इकट्ठा करूंगा। उस रात में 2:30 बजे क्लब नियॉन चकाचौंध रोशनी, दिल दहला देने वाले संगीत और युवाओं की ऊर्जा से भरा हुआ था। प्रशांत ने हमेशा की तरह सुरक्षा गार्ड की वर्दी में वीआईपी कमरे के गलियारे में गश्त की। उसकी आंखें सतर्क थीं और उसकी सभी इंद्रियां चरम पर थीं। थोड़ी देर बाद करण मेहरा ताइवानी गिरोह के 2 लोगों के साथ वीआईपी कमरे में दाखिल हुआ। प्रशांत उनके पीछे पीछे चला और स्वाभाविक रूप से गलियारे की रखवाली करता रहा। कमरे में एक गुप्त बातचीत चल रही थी। माल लाए हो? करण मेहरा ने अकड़ कर पूछा। हाँ, यह रहा। सबसे अच्छी क्वालिटी का है। पैसे तैयार है ना? ताइवानी ने पैसों से भरे बैग की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस पल करण मेहरा ने बैग खोलकर नोटों की गड्डियां जांचीं और ताइवानी ने कोकीन से भरा पैकेट मेज पर रखा, प्रशांत के बॉडी कैम और छत पर लगे छिपे हुए कैमरे ने हर दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया। सौदे के पक्का होने और उनके हाथ मिलाने तक हर सबूत पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। डील खत्म करके जब करण मेहरा कमरे से बाहर निकला तो प्रशांत ने कुछ न होने का नाटक करते हुए सिर झुकाकर उसे सलाम किया।
करण मेहरा बिना किसी शक के उसे पार करके क्लब के शोर में गायब हो गया। प्रशांत ने तुरंत रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो रोहन को भेज दिया। वीडियो तुरंत अंजलि और समीर तक पहुंच गया। परफेक्ट, अंजलि ने वीडियो देखकर कहा। अब बस पुलिस को रिपोर्ट करने का काम बाकी था। समीर ने एक बार फिर गुमनाम मुखबिर बनकर इस बार नारकोटिक्स विभाग को निर्णायक सबूत वाला वीडियो भेज दिया। नारकोटिक्स विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। 3 दिन बाद करण मेहरा उसी क्लब में एक और सौदा करने की कोशिश करते हुए मौके पर मौजूद नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्लब में अफरा तफरी मच गई और करण मेहरा को हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया गया। कुछ दिन पहले प्रशांत द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो एक ऐसा कील बन गया था जिससे वह कभी नहीं बच सकता था। यह खबर विक्रम सिंह के लिए एक घातक झटका थी। ओम प्रकाश के बाद करण मेहरा गिरोह के 2 स्तंभ एक के बाद एक ढह गए थे। यह अब कोई संयोग या दुर्भाग्य नहीं था। यह स्पष्ट था कि कोई उन्हें निशाना बना रहा था। कौन है? आखिर कौन है? विक्रम सिंह अपने ठिकाने पर पागलों की तरह चिल्लाया। उसे शक था कि यह किसी प्रतिद्वंद्वी गिरोह का काम है या फिर अंदर का कोई गद्दार है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। दुश्मन एक साए की तरह काम कर रहा था और केवल उनकी कमजोरियों पर सटीक हमला कर रहा था। वह शदीद बेचैनी और डर से घिर गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा और धोखे में बिताई थी, लेकिन इस तरह का डर उसने पहली बार महसूस किया था। एक अदृश्य दुश्मन जो उसकी हर बात जानता था। उसने अपने बचे हुए गुर्गे चिराग गुप्ता को फिलहाल सभी गतिविधियां बंद करने और चुप रहने का निर्देश दिया, लेकिन अंजलि की योजना पहले ही अगले चरण में पहुंच चुकी थी। विक्रम सिंह का डर में खुद को अलग थलग कर लेना, यही तो अंजलि चाहती थी। अब आखिरी शाखा को काटने और सड़े हुए तने की सांसें रोकने का समय आ गया था। शेर गैंग का आखिरी बचा हुआ गुर्गा चिराग गुप्ता, वह ओम प्रकाश या करण मेहरा से अलग तरह का इंसान था। वह हिंसक और मूर्ख तो था, लेकिन उसमें अपने अपराधों का दिखावा करने और प्रशंसा पाने की एक विकृत इच्छा थी। उसका सोशल मीडिया अकाउंट उस इच्छा का कूड़ेदान था और मेजर अंजलि शर्मा के लिए एक बेहतरीन शिकारगाह। अंजलि और समीर रोहन द्वारा उपलब्ध कराए गए एक सुरक्षित घर में चिराग गुप्ता के सोशल मीडिया अकाउंट का बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे। उसका अकाउंट अपराधों का एक संग्रहालय था। मेट्रो में बुजुर्गों को धमकाते हुए तस्वीरें, लूटे हुए नोटों को बिस्तर पर फैलाकर ली गई तस्वीरें, मारपीट से घायल पीड़ितों का मजाक उड़ाते हुए पोस्ट। उसकी हर पोस्ट पर गर्व से भरे हैशटैग लगे हुए थे। डेली का डॉन, मनी ई एवरीथिंग, लाइफ इज वन टाइम। यह आदमी वाकई बेवकूफ है, समीर ने कहा। जितना बेवकूफ है उसे उतनी ही क्रूरता से तोड़ना होगा। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने चिराग की हर पोस्ट को एक एक करके कैप्चर और सेव किया। उसने उसके अपराधों को स्पष्ट रूप से दिखाने वाले सबूतों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया। खासकर जिस पोस्ट ने उसके दिल को जमा दिया, वह उसी दिन की थी जिस दिन उसकी नानी पार्वती अम्मा पर हमला हुआ था। आज मेट्रो में एक बुढ़िया को सबक सिखाया। एक सीट खाली करने में इतनी क्या दिक्कत थी? दुनिया से बेखबर लोगों के लिए मार ही दवा है। ट्रू एजुकेशन, रिस्पेक्ट एल्डर्स इज सेल्फ सर्विस। उस पोस्ट के नीचे उसने गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी एक सेल्फी भी लगाई थी। अंजलि ने मॉनिटर को घूरते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका गुस्सा चरम पर था, लेकिन उसकी आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के ठंडी और सतर्क थीं। अंजलि और समीर ने इकट्ठा किए गए सबूतों को सीधे पुलिस को नहीं दिया। उन्होंने इन सबूतों के आधार पर एक कहानी बनाई। उन्होंने चिराग के अपराधों का एक कालक्रम तैयार किया और उसकी क्रूरता और अमानवीयता को स्पष्ट रूप से दिखाने वाली पोस्टों को व्यवस्थित किया। और इसके शीर्ष पर उन्होंने पार्वती अम्मा पर हमले वाले दिन की पोस्ट को रखकर उसके घिनौने कृत्य को दुनिया के सामने लाने की तैयारी की। ऑपरेशन एक साथ किया गया। समीर ने तैयार किए गए दस्तावेजों को पुलिस के साइबर सेल को गुमनाम रूप से भेज दिया। उसी समय अंजलि ने सामाजिक न्याय के मुद्दों में गहरी रुचि रखने वाले एक खोजी पत्रकार को ईमेल के माध्यम से सभी सबूत भेज दिए। यह पुलिस द्वारा कानूनी सजा और मीडिया द्वारा सामाजिक निंदा दोनों को एक साथ अंजाम देने की रणनीति थी। कुछ दिनों बाद देश में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर अपराधों का दिखावा करने वाला गुंडा
बुजुर्ग महिला पर हमले का भी किया दावा। पूरा देश हैरान। एक खोजी समाचार वेबसाइट का यह लेख समाचार पोर्टलों पर शीर्ष पर था और जल्द ही कई मीडिया घरानों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। चिराग का असली नाम, उसका चेहरा और उसकी भयानक पोस्टें बिना किसी सेंसरशिप के पूरे देश में सार्वजनिक हो गईं। जनता का गुस्सा आग की तरह फैल गया। उसका सोशल मीडिया अकाउंट तुरंत आलोचनात्मक टिप्पणियों से भर गया और उसकी व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर फैल गई। वह एक डिजिटल नर्क में फंस गया था। भाई, मैं क्या करूं? पूरी दुनिया मुझे पहचान गई है। चिराग ने विक्रम सिंह को रोते हुए फोन किया। सड़क पर लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं और मेरे घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ है। विक्रम सिंह कुछ नहीं कह सका। अब उसके लिए गंभीर चेहरा बनाना भी एक विलासिता थी। डर ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसके तीनों गुर्गे निष्क्रिय हो चुके थे। ओम प्रकाश जेल में था। करण मेहरा भी ड्रग्स के आरोप में मुकदमे का इंतजार कर रहा था और चिराग सामाजिक रूप से इतना बहिष्कृत हो चुका था कि वह अब गिरोह के लिए कोई काम नहीं कर सकता था। कोई हमें व्यवस्थित रूप से तोड़ रहा है। विक्रम को यकीन हो गया, यह कोई संयोग नहीं था। कोई बहुत ही सावधानी से योजना बनाकर उस पर हमला कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस पर हमला करने वाला कौन है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बुढ़िया को उसने मेट्रो में तुच्छ समझकर मारा था, उसकी पोती भारत की सबसे जिंगिंग पैरा एसएफ की एक मेजर होगी। अंजलि दूर से यह सब देख रही थी। जैसे जैसे शेर गैंग के सदस्य एक एक करके गिर रहे थे, विक्रम सिंह की बढ़ती हुई बेचैनी और उसका टूटना उसे साफ दिखाई दे रहा था। वह अब दांत निकला हुआ शेर नहीं था, बल्कि पिंजरे में फंसा एक चूहा था। सर, पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब सिर्फ विक्रम सिंह बचा है, अंजलि ने समीर और रोहान को सूचित किया। आखिरी चरण सबसे महत्वपूर्ण है। विक्रम को सिर्फ कानूनी सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे यह भी गहराई से एहसास होना चाहिए कि उसने क्या गलत किया है, रोहन ने गंभीरता से कहा। अंजलि की आंखें ठंडी हो गईं। विक्रम सिंह के साथ अंतिम टकराव का समय आ गया था। अपनी ही मां को मारने का पाप, उसे उसकी सजा देने का समय आखिरकार आ गया था। वह अब एक शिकारी नहीं, बल्कि एक न्यायकर्ता के रूप में उसके सामने खड़ी होने के लिए तैयार थी। विक्रम सिंह टूट रहा था। उसका साम्राज्य रेत के महल की तरह ढह गया था और वह अब एक खाली महल में अकेला बचा हुआ तानाशाह था। दिन में वह पर्दे बंद करके अंधेरे में शराब पीता और रात में छोटी सी आहट पर भी चौंक कर जाग जाता। उसका दिमाग सिर्फ एक सवाल से भरा हुआ था, कौन? यह किसी प्रतिद्वंद्वी गिरोह का काम होने के लिए बहुत ही परिष्कृत था और अंदरूनी विश्वासघात होने के लिए बहुत ही सटीक। दुश्मन एक भूत की तरह था जो उसकी हर चीज को जानता था। उसके अपार्टमेंट के सामने वाली इमारत में मेजर अंजलि शर्मा और उसकी टीम बारी बारी से विक्रम सिंह की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उसके घर आने वाला खाना, खिड़की से आती रोशनी और कभी कभी पागलों की तरह खिड़की से बाहर झांकती उसकी खाली आंखें, वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। अब जाल में चारा डालने का समय है, अंजलि ने दूरबीन से आंखें हटाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शिकारी की तरह ठंडी थी जो अपने शिकार को खत्म करने वाला हो। विक्रम सिंह शदीद डर और संदेह से घिरा हुआ था, इसलिए कोई भी साधारण प्रलोभन काम नहीं करता। उसे एक ऐसा चारा चाहिए था जो उसकी हताशा और लालच दोनों को एक साथ जगाए। यह काम रोहन ने संभाला। उसने वॉइस चेंजर और एक फर्जी फोन का इस्तेमाल करके गिरफ्तार हुए ओम प्रकाश के एक पुराने सहयोगी के रूप में विक्रम सिंह को फोन किया। विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं। मैं शर्मा जी बोल रहा हूं। मैं ओम प्रकाश के साथ काम करता था। कौन हो तुम? मेरा नंबर कहां से मिला? विक्रम ने शक भरी आवाज में पूछा। शांत हो जाइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ओम प्रकाश ने पकड़े जाने से पहले कुछ काला धन और हिसाब की किताबें छिपा दी थीं। अगर वे पुलिस के हाथ लग गईं तो आप भी नहीं बचेंगे। उस पैसे से आप कुछ साल विदेश में आराम से रह सकते हैं। रोहन की आवाज में हताशा और विश्वसनीयता का एक आदर्श मिश्रण था। पैसा और भागना, ये दो शब्द विक्रम के कानों में गूंज गए। उसने थूक निकला। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ओम प्रकाश ने कहा था कि वह सिर्फ आप पर भरोसा कर सकता है। सामान मेट्रो स्टेशन के एक लॉकर में है। आज रात 9 बजे
येलो लाइन पर साकेत स्टेशन, लॉकर नंबर ताम। साकेत स्टेशन ये वही स्टेशन था जहां से पार्वती अम्मा हर बार अपनी बेटी के घर जाने के लिए गुजरती थीं। अंजलि ने जानबूझकर उस जगह को चुना ताकि उसके अवचेतन मन में बसे डर को जगा सके। पासवर्ड क्या है? कोई पासवर्ड नहीं है, आपको चाबी ढूंढनी होगी। येलो लाइन की एक ट्रेन में जो रात 4 बजे साकेत स्टेशन पर पहुंचती है, ट्रेन नंबर 2258, चौथे डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों की सीट के नीचे चाबी छिपी हुई है। ट्रेन नंबर और चौथा डिब्बा, वरिष्ठ नागरिकों की सीट। यह उस दिन की घटना को सटीक रूप से याद दिलाने वाला विवरण था। विक्रम ने अनजाने में थूक निगला। उसे एक अशुभ एहसास हुआ, लेकिन लाखों रुपये नकद और उसके अपराधों का रिकॉर्ड वाली किताबों का लालच वह छोड़ नहीं सका। यह उसे फंसाने का एक जाल हो सकता है, इस शक, और यही एकमात्र बचने का रास्ता हो सकता है। इस उम्मीद के बीच उसका दिमाग जोर जोर से टकरा रहा था। आखिरकार लालच और हताशा ने डर पर काबू पा लिया। ठीक है, मैं जाऊंगा। फोन रखने के बाद विक्रम की आंखें कांप रही थीं। उसने कई दिनों में पहली बार बाहर जाने की तैयारी शुरू की। उसने एक काली टोपी पहनी और मास्क से अपना चेहरा ढक लिया। उसके हाथ में एक छोटी सी पिस्तौल थी। यह किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए उसकी आखिरी कोशिश थी। जैसे ही उसने सावधानी से अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और बाहर निकला, सामने वाली इमारत से उसे देख रही अंजलि के वॉकी टॉकी पर एक धीमी आवाज आई, लक्ष्य जाल की ओर बढ़ रहा है। विक्रम सिंह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसे पकड़ने वाला जाल कितनी बारीकी से बुना गया है, और वह अपने पैरों पर चलकर न्याय के स्थान की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली की रात ठंडी थी और उसके पीछे विनाश का एक लंबा साया पड़ रहा था। मेजर अंजलि शर्मा पहले ही साकेत स्टेशन पहुंच चुकी थी और अंतिम पर्दे के उठने का इंतजार कर रही थी। रात 9 बजे के बाद साकेत स्टेशन सुनसान था। ऑफिस से लौटने वाली भीड़ जा चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर बस कुछ ही लोग आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। फ्लोरोसेंट लाइटें ठंडी रोशनी बिखेर रही थीं और दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज रही थी। विक्रम सिंह ने अपनी टोपी और नीचे की ओर आसपास देखते हुए निर्धारित प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। उसके सारे स्नायु सतर्क थे और उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद डिस्प्ले बोर्ड पर ट्रेन नंबर हाई चंबा मुताम जल्द ही आ रही है लिखा हुआ आया। विक्रम ने अपने सूखे होंठों को चाटा। उसकी किस्मत इसी ट्रेन पर टिकी हुई थी। चौर की आवाज के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। दरवाजे खुले और कुछ यात्री उतरे। विक्रम उनसे बचकर चौथे डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था। वह सीधे वरिष्ठ नागरिकों की सीट की ओर गया और आसपास देखते हुए सीट के नीचे टटोलने लागा। उसकी उंगलियों को एक ठंडी धातु का एहसास हुआ। यह लॉकर की चाबी थी। जैसे ही उसने चाबी पकड़कर राहत की सांस ली, बंद होते दरवाजे के बीच से एक महिला चुपचाप अंदर आई। उसने एक साधारण काला कोट पहना हुआ था, लेकिन उसके चलने का तरीका, उसकी मुद्रा और हिलती हुई ट्रेन में भी उसका स्थिर संतुलन किसी आम इंसान का नहीं था। वह धीरे धीरे लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम ने एक सहज खतरा महसूस किया और सहम गया। कौन हो तुम? मुझसे क्या काम है? महिला उसके सामने आकर रुक गई। उसकी ठंडी और गहरी आंखें विक्रम के चेहरे पर गड़ गईं। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। महिला की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्टील जैसी ताकत थी। पार्वती अम्मा की पोती। पार्वती अम्मा का नाम सुनते ही विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ दिन पहले इसी जगह पर जिस बुढ़िया को उसने मारा था, उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और जैसे पहेली के टुकड़े जुड़ रहे हों, उसे परेशान करने वाली सभी घटनाओं का सच सामने आ गया। तो ये तुम थी। मेरे सभी आदमियों को तुमने ही खत्म किया है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उस गुस्से में अब एक गहरा डर भी था। आपने एक मेट्रो सीट के लिए एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया। वह मेरी नानी है। अंजलि की आवाज में कोई भावना नहीं थी, इसीलिए वह और भी डरावनी लग रही थी। विक्रम ने अपनी जेब में रखी पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ हल्के से कंप रहे थे। सामने खड़ी महिला से निकलने वाली ऊर्जा उन गुंडों से बिल्कुल अलग थी जिनका उसने जीवन भर सामना किया था। यह एक ऐसी ऊर्जा थी जो केवल मौत की सीमा को कई बार पार करने वाले व्यक्ति में ही हो सकती थी। लेकिन आपको एक और बात जाननी है,
विक्रम सिंहाजी। अंजलि उसकी ओर एक कदम और बढ़ी। या मुझे आपको मामा जी कहना चाहिए। क्या? मामा? बकवास मत करो, विक्रम चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से कांप रही थीं। पार्वती अम्मा, जिन्हें आपने बूढ़ी लोमड़ी कहकर थप्पड़ मारा था, वह आपकी सगी मां है, जिन्होंने आपको जन्म दिया और मजबूरी में आपको अनाथालय में छोड़ना पड़ा। जैसे बिजली गिरी हो, विक्रम का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गईं और केवल अंजलि की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। सगी मां, जिस बुढ़िया को मैंने मारा, वह मेरी मां है। उसकी आंखों के सामने उस दिन का दृश्य एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसकी चीखें, नानी की डरी हुई आंखें, चटाक की आवाज, जमीन पर बिखरी लाल बिरयानी और कांपते हाथों से बिरयानी उठाते हुए नानी की दयनीय छवि। वे सभी दृश्य अब एक भयानक अर्थ के साथ उसके दिल को चीर रहे थे। जिस मां से उसने जीवन भर नफरत की थी, जिस मां से वह एक बार मिलकर पूछना चाहता था कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसी मां को उसने अपने ही हाथों से मारा था। आह! विक्रम के मुंह से एक बेमतलब की कराह निकली। उसने हाथ से चाबी और पिस्तौल गिरा दी। यह शारीरिक दर्द नहीं था, यह उसकी आत्मा के टूटने की आवाज थी। वह लटखड़ाया और आखिरकार सीट पर बैठ गया, बिना किसी शारीरिक प्रहार के, केवल सच्चाई के बोझ से। एक इंसान पूरी तरह से टूट गया था। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचकर धीरे धीरे रुकने लगी। प्लेटफॉर्म के दरवाजों के पार पुलिस की गाड़ी की चमकती हुई बत्तियां दिखाई दे रही थीं। यह समीर द्वारा पहले ही सूचित की गई पुलिस थी, लेकिन विक्रम की आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी दुनिया पहले ही ढह चुकी थी। विक्रम की गिरफ्तारी इतनी शांति से हुई कि यह अजीब लग रहा था। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, जैसे एक बेजान गुड़िया हो। वह पुलिस के हाथों ट्रेन से उतर गया। मेजर अंजलि शर्मा कुछ दूरी पर खड़ी होकर यह सब चुपचाप देख रही थी। ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था, लेकिन उसके मन में जीत की भावना के बजाय एक भारी खामोशी थी। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में विक्रम ने सभी आरोप आसानी से स्वीकार कर लिए। पार्वती अम्मा पर हमले के साथ साथ उसने उन अन्य अपराधों को भी स्वीकार कर लिया जिनके लिए पुलिस के पास पहले सबूत नहीं थे। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। जांचकर्ता के सवालों का जवाब देते हुए भी उसका दिमाग पूरी तरह से अंजलि के आखिरी शब्दों और अपनी मां के चेहरे से भरा हुआ था। आपकी सगी मां है। उस एक वाक्य ने उसके पूरे जीवन को नकार दिया था। अंजलि अपनी नानी के घर लौटी। देर रात तक अपनी पोती का इंतजार कर रही पार्वती अम्मा ने अंजलि का चेहरा देखकर समझ लिया कि कुछ हुआ है। नानी, वह आदमी पकड़ा गया, अंजलि ने शांति से कहा। उसने अभी तक यह नहीं बताया था कि विक्रम उनका बेटा है। वह जानती थी कि यह सदमा उनकी कमजोर नानी के लिए बहुत बड़ा होगा। पहले उन्हें शांत करना जरूरी था। नानी ने अपनी पोती का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस धन्यवाद और अच्छा हुआ कहा। कुछ दिनों बाद विक्रम की गिरफ्तारी और उसके सभी कबूलनामों की खबर समाचारों में प्रमुखता से छपी। टेलीविजन स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा देखकर पार्वती अम्मा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने स्क्रीन पर दिख रहे आदमी को पहचान लिया। यह उनका बेटा था जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। विक्रम। अंजलि, ये विक्रम है ना? नानी की आवाज कांप रही थी। अंजलि को एहसास हुआ कि वह अब और नहीं छिपा सकती। वह चुपचाप अपनी नानी के बगल में बैठ गए और उनका हाथ पकड़ लिया। और फिर उसने उस रात मेट्रो में हुई हर बात, विक्रम का उनका बेटा होने की सच्चाई और अब उसे सब कुछ पता चल जाने की बात, सब कुछ धीरे धीरे समझाया। सारी कहानी सुनने के बाद पार्वती अम्मा की प्रतिक्रिया गुस्सा या राहत नहीं थी। यह एक दिल दहला देने वाला दुख और अंतहीन आत्मग्लानि थी। मेरे बेटे ने अपनी ही मां को मारा और मुझे पता भी नहीं चला। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। नानी एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उनकी दबी हुई सिसकियां दशकों से उनके दिल में दबे अपराध बोध और दुख का बोध थीं। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद नानी ने विक्रम से मिलने की जिद पकड़ ली। अंजलि अपनी नानी की इच्छा को नहीं टाल सकी। उसने जेल में संपर्क करके एक विशेष मुलाकात की व्यवस्था की। जेल के मुलाकात कक्ष में
एक मोटी कांच की खिड़की के आर पार पार्वती अम्मा और विक्रम सिंह आमने सामने बैठे थे। लगभग 52 सालों बाद यह उनकी आधिकारिक मुलाकात थी। काफी देर तक दोनों चुप रहे। वे बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और चुपचाप आंसू बहाते रहे। नानी के झुर्रियों वाले चेहरे और बेटे के कठोर चेहरे पर बीते हुए सालों का दर्द बह रहा था। पहले विक्रम ने फोन उठाया। उसका पहला शब्द कोई शिकायत या सवाल नहीं था। बस एक घुटी हुई आवाज में निकला एक शब्द, माफ कर दीजिए। यह सुनकर पार्वती अम्मा फिर से रो पड़ी। उन्होंने भी कांपते हाथों से फोन उठाया। नहीं, मैं गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे सच में माफ कर दो। मां और बेटा फोन पकड़े हुए काफी देर तक रोते रहे। यह दुनिया का सबसे दुखद और अविश्वसनीय पुनर्मिलन था। कानून का फैसला हो चुका था, लेकिन मां और बेटे के उलझे हुए रिश्ते को सुलझाने का असली फैसला अब शुरू हो रहा था। अंजलि मुलाकात कक्ष के बाहर से यह सब देख रही थी। उसका दिल उन दोनों के दुख के बोझ से भारी हो गया था, लेकिन साथ ही उसे उस घने अंधेरे में एक बहुत ही धुंधली सी रोशनी की किरण भी दिखाई दी। एक छोटी सी उम्मीद कि यह भयानक त्रासदी शायद उन दोनों के लिए माफी और उपचार की शुरुआत हो सकती है। जिस दिन विक्रम सिंह का मुकदमा शुरू हुआ, दिल्ली की अदालत में एक अजीब सा तनाव था। कटघरे में बैठा विक्रम सिंह अब पहले वाला खूंखार गुंडा नहीं था। उसके थके हुए चेहरे पर गहरा पछतावा था और वह दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी बूढ़ी मां की ओर सिर झुकाए हुए था। पार्वती अम्मा अपनी पोती अंजलि का हाथ कसकर पकड़े हुए अपने बेटे को शांत भाव से देख रही थी। मुकदमे का मुख्य आकर्षण विक्रम का अंतिम बयान था। उसने अपने वकील द्वारा तैयार किए गए कागज को एक तरफ धकेल दिया और अपनी जगह से उठकर अपनी मां की ओर मुड़ा। जज साहब, मैं अपने अपराधों के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक कचरे की तरह जी है और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक सच्ची ईमानदारी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक भूत से नफरत करते हुए बिताई है, एक मां नामक भूत से जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा सोचा उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं ही अकेला क्यों था। यही नफरत मेरे जीवन का सहारा थी। लेकिन जिस इंसान से मैं इतना मिलना चाहता था, उसे मैंने अपने ही हाथों से, अपने इन गंदे हाथों से मारा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मां, मुझे नहीं पता था कि वह आप हैं। मैंने जो किया है वह एक इंसान के तौर पर अक्षम्य है। मैं जानता हूं कि इस दुनिया की कोई भी सजा मेरे पाप को नहीं धो सकती। इसीलिए जज साहब, कृपया मुझे कानून के तहत सबसे कड़ी सजा दे। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपनी मां से थोड़ी सी माफी मांग सकता हूं। विक्रम ने अपना बयान खत्म करके अपनी मां की ओर गहराई से सिर झुकाया। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा और फिर फैसला सुनाया। आरोपी विक्रम सिंह को 9 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। आरोपी को अपने किए पर गहरा पछतावा है और पीड़ित, जो उसकी सगी मां है, उसे सजा नहीं दिलाना चाहती। इन बातों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ हिंसा किसी भी कारण से उचित नहीं ठहराई जा सकती और समाज को एक कड़ा संदेश देना आवश्यक है। उम्मीद है कि यह 9 साल का समय आरोपी के लिए सजा का समय होने के साथ साथ अपने बिगड़े हुए जीवन को सुधारने और सच्चे पश्चाताप का अर्थ समझने का समय भी होगा। मुकदमा खत्म होने के बाद अंजलि अपनी नानी को सहारा देकर अदालत से बाहर ले आई। नानी अपने बेटे को जेल अधिकारियों के साथ जाते हुए देखती रही। 9 साल, मेरा बच्चा फिर से अकेला रहेगा। नानी की आवाज में दुख था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। अंजलि, मैं इंतजार करूंगी। मैंने उस बच्चे का 52 साल इंतजार किया है। 9 साल तो कुछ भी नहीं। अब मैं भागूंगी नहीं, इंतजार करूंगी। अंजलि ने अपनी नानी के छोटे कंधों को सहारा दिया। न्याय दिलाने के लिए शुरू की गई इस लड़ाई के अंत में उसे एक सैन्य अभियान की जीत, हार से अलग तरह का परिणाम मिला था। यह कानून के फैसले से परे माफी और प्रेम की एक बड़ी शक्ति की कहानी थी। और 9 साल बीत गई। सुबह सुबह एक जेल के गेट के बाहर पार्वती अम्मा खड़ी थी। 9 साल पहले से ज्यादा झुर्रियां और सफेद बाल लिए वह चुपचाप खड़ी थी। उनके बगल में अब भारतीय सेना की कर्नल बन चुकी अंजलि शर्मा अपनी नानी का साथ दे रही थी।
जेल का भारी लोहे का दरवाजा एक गड़गड़ाहट के साथ खुला और एक आदमी बाहर निकला। यह विक्रम सिंह था। 9 साल की कैद ने उसकी सारी आक्रामकता छीन ली थी। अब वह सफेद बालों वाला एक साधारण अधेड़ उम्र का आदमी था जो बस समय के बोझ तले दबा हुआ था। उसने दरवाजे के बाहर अपनी मां को इंतजार करते हुए देखा और वहीं रुक गया। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका और सिर झुकाकर चुपचाप रोने लगा। पार्वती अम्मा पहले अपने बेटे के पास गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे के खुरदुरे हाथ को पकड़ लिया। चलो बेटा, घर चलें। उस एक वाक्य पर विक्रम अपनी रुलाई नहीं रोक सका और अपनी मां के गले लगकर रोने लगा। 35 साल से ज्यादा के लंबे और घुमावदार रास्ते के बाद वह आखिरकार अपनी मां के पास लौट आया था। मां और बेटे का नया जीवन अजीब और मुश्किल था। जीवन भर की खामोशी और जख्मों ने उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। विक्रम ने रोहन द्वारा दिलवाई गई एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान में चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और शाम को अपनी मां द्वारा बनाए गए खाने की मेज पर चुपचाप बैठ जाता। एक शाम पार्वती अम्मा अचार बना रही थी। ये देखकर विक्रम के हाथ रुक गए। लाल मिर्च और आम। उस दिन मेट्रो के फर्श पर बिखरी हुई भयानक यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं। उसकी आंखें लाल होते देख नानी ने धीरे से कहा, विक्रम बेटा, इधर आ और मेरी मदद कर। विक्रम चुपचाप उठा और अपनी मां के बगल में बैठ गया और कांपते हाथों से वह आम के टुकड़ों में मसाला मिलाने लगा। मां और बेटा बिना कुछ कहे एक साथ अचार बनाते रहे। यह साधारण सा काम उन दोनों के लिए अपने दर्दनाक जख्मों को भरने का एक शांत अनुष्ठान बन गया। थोड़ा और समय बीता और वसंत आया। विक्रम अपनी मां को लेकर मेट्रो में चढ़ा। उसने जानबूझकर उसी येलो लाइन की ट्रेन ली। उसने अपनी मां को सावधानी से वरिष्ठ नागरिकों की सीट पर बिठाया और एक अंगरक्षक की तरह उनके सामने मजबूती से खड़ा हो गया। तभी एक नौजवान शोर मचाते हुए वरिष्ठ नागरिकों की सीट पर बैठने लगा और उसकी नजर विक्रम से टकराई। नौजवान ने त्योरियां चढ़ाई, लेकिन विक्रम ने पहले की तरह उसे धमकाया या चिल्लाया नहीं। उसने बस एक शांत और दृढ़ आवाज में कहा, मेरी मां बैठी हैं, क्या आप कृपया थोड़ा शांत रहेंगे? उसकी आवाज में हिंसा नहीं बल्कि सम्मान से भरी ताकत थी। नौजवान शर्मिंदा होकर मुड़ गया। उस पल विक्रम ने आखिरकार अपने अतीत को अलविदा कह दिया था। छुट्टी पर आई अंजलि अपनी नानी के घर आई। नानी, मामा और पोती तीनों ने एक साथ रात का खाना खाया। खाने की मेज पर अब कोई दुख का साया नहीं था। उस जगह पर एक मुश्किल से हासिल की गई शांत शांति थी। खाना खत्म करने के बाद विक्रम ने अंजलि से धीरे से कहा, अंजलि, नहीं कर्नल साहिबा, धन्यवाद कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद मरते दम तक ये नहीं जान पाता कि मैं कैसा जानवर था। तुमने मेरी आत्मा को बचाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि ने अपने मामा की बातें चुपचाप सुनी। पैरा एसएफ के प्रशिक्षण ने उसे दुश्मन को हराना और लक्ष्य हासिल करना सिखाया था, लेकिन इस मिशन ने उसे इससे कहीं ज्यादा सिखाया था। सच्चा न्याय सिर्फ बुराई को सजा देने पर खत्म नहीं होता, बल्कि उस बुराई को अच्छाई में बदलने की एक छोटी सी संभावना को भी खोलता है। उसने एक सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन अंत में इस लंबी लड़ाई को नानी के अंतहीन प्रेम और माफी की शक्ति ने ही खत्म किया था। शाम की धूप एक पार्क में गर्मजोशी से चमक रही थी। पार्वती अम्मा अपने बेटे विक्रम का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे चल रही थी। बेटा अब अपनी बूढ़ी मां का एक मजबूत सहारा बन गया था। अतीत के जख्म पूरी तरह से नहीं भरे थे, लेकिन वे अब उन दोनों को पीड़ा देने वाले जख्म नहीं थे। वे एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के अंत में एक दूसरे के पास लौटने का प्रमाण देने वाले एक पदक की तरह थे। अंजलि दूर से यह सब देख रही थी। उसके होठों पर एक शांत और शांतिपूर्ण मुस्कान आई। उसने उन दोनों को चुपचाप सलाम किया और अपने रास्ते पर लौट गई। फैसला हो चुका था और मुक्ति शुरू हो गई थी। उसका मिशन अब पूरी तरह से पूरा हो गया था।